मुझे पुडुचेरी और तमिलनाडु में काम करने का अवसर दिया है स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरपर्सन के रूप में। अक्सर विचारधारा है, इस प्रक्रिया में ही जितने लोगों ने आत्मसमर्पण किया है उनने स्वयं इस बात को सार्वजनिक तौर पे सरकार के प्रतिनिधियों के सामने कहा है कि हम अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ रहे। कांग्रेस उस समय से इसको रेखांकित करके इस पे कार्य कर रही थी। आसान नहीं था इस पे काबू पाना। तो खेती होती रही है, बीज बोए गए थे, अब फसल काटने का समय है, तो काटने वाले कह रहे हैं हमने सब कुछ किया। आपका इनकम टैक्स का भी मामला है तो वो भी पीएमएलए के अंदर आ जा रहा है। आपका कोई दूसरा मामला है उसको भी पीएमएलए के अंदर ले लिया जा रहा है। क्यों? 2 मुख्यमंत्रियों को हमने देखा मुख्यमंत्री रहते हुए उनको बंदी बना लिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, दिल्ली के मंत्री। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, उनको पांडिचेरी और तमिलनाडु की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। स्टैंडिंग कमेटी का उनको अध्यक्ष बनाया गया है। आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई 2 स्टेट्स की, क्या कहना है? जी, मैं आभारी हूँ आदरणीय खड़गे जी का, आदरणीय राहुल जी का, आदरणीय सोनिया जी का, कांग्रेस के शीर्षतम नेतृत्व का, कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की ओर से छत्तीसगढ़ की एक और पहचान बनाते हुए मुझे पुडुचेरी और तमिलनाडु में काम करने का अवसर दिया है स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरपर्सन के रूप में। इस पर अरुण साव का एक टिप्पणी आई है कि कांग्रेस किसी को भी कोई भी जिम्मेदारी दे दे, कुछ नहीं होने वाला है, जनता से दूर हो चुकी है कांग्रेस। क्या जवाब देंगे आप? जी, अरुण जी को मैं इतना ही कहूंगा कि आत्मविश्लेषण करें, पहले आत्मविश्लेषण करें। दूसरों के घरों में देखने के पहले अपने घर को देखना चाहिए। एक बार फिर से अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं और उन्होंने भाजपा की डबल इंजन सरकार ने दावा किया है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, सशस्त्र नक्सलवाद तो खत्म हो जाएगा। क्या लग रहा है, जो परिस्थितियां छत्तीसगढ़ की है, यदा कदा नक्सल घटनाएं होते रहती हैं, क्या लग रहा है ये संभव है? संभावनाएं हैं, अभी काम हो रहा है और होगा तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है कि ये हो जाए। एक ये नासूर है और ये जितनी जल्दी भारत के शरीर से पृथक हो जाए, हटा दिया जाए, उतना अच्छा है। जहाँ तक नक्सल विचारधारा है, इस प्रक्रिया में ही जितने लोगों ने आत्मसमर्पण किया है उनने स्वयं इस बात को सार्वजनिक तौर पे सरकार के प्रतिनिधियों के सामने कहा है कि हम अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ रहे। अर्थात नक्सलवाद जीवित है और उस आधार पे, अपनी विचारधारा के आधार पे हम लोगों के बीच में काम करते रहेंगे। हम हथियार डाल रहे हैं तो हिंसा का समर्पण हो रहा है, वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और ये नक्सल विचारधारा जो है ये भविष्य में कभी हिंसक ना हो, ये हम सबको सुनिश्चित करना होगा। जब भी नक्सलवाद खत्म होने का दावा होता है, एक बात ये भी होती है कि कांग्रेस ने नक्सलवाद को संरक्षण दिया था, कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल में नक्सलवाद बढ़ा था, ये बोलते हैं। जबकि आप लोगों का कहना है कि आप लोगों ने जो ग्राउंड बनाया था उसके कारण इस स्थिति तक पहुंचा है। नक्सलवाद की समस्या से निदान पाने के लिए देश में राज्य और केंद्र की सरकारों ने साथ में काम किया है और छत्तीसगढ़ के गठन के बाद में जो परिस्थितियां रही हैं उसमें लगभग निरंतर अभी तक, ये पिछले 2 साल को छोड़ दें तो कांग्रेस और भाजपा दोनों या तो राज्य में रहे हैं या केंद्र में रहे हैं। जोगी जी जब मुख्यमंत्री थे तो कांग्रेस की सरकार थी, वहां एनडीए की सरकार थी। जब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने तो 10 साल तक यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, दिल्ली में यूपीए की सरकार थी। और उसके बाद में कांग्रेस की सरकार आती है तो एनडीए की सरकार केंद्र में बनती है। तो लगातार जो कार्य होता रहा है, बटालियनों की स्थापना, उनकी तैनाती, एक कैंप का रिंग बनाना, ये हर सरकार करती चली गई है। और हमको तो सिलगेर को ही याद करना है। कांग्रेस के समय कितना बड़ा आंदोलन, कितना बड़ा प्रदर्शन हुआ था, लोगों की जान भी गई थी कि कैंप नहीं खोलना चाहिए। अगर कांग्रेस की इच्छा शक्ति नहीं होती तो ये कैंप खोलने का सिलसिला जारी रहता क्या? कभी नहीं रहता। ये निरंतर चलता रहा है राज्य और केंद्र की सरकारों के साझा पहल से, चाहे सरकारें किसी की भी रही हो। मनमोहन सिंह जी ही हैं जिन्होंने इस बात को इंगित किया था, ऑन रिकॉर्ड कहा था कि देश में सबसे बड़ी आंतरिक चुनौती नक्सलवाद से है। तो कांग्रेस उस समय से इसको रेखांकित करके इस पे कार्य कर रही थी। आसान नहीं था इस पे काबू पाना। तो खेती होती रही है, बीज बोए गए थे, अब फसल काटने का समय है, तो काटने वाले कह रहे हैं हमने सब कुछ किया। चलिए, आखिरी सवाल ये है कि बिट्टू जो है, चैतन्य बघेल, वो रिहा हो चुके हैं,
मगर आपके एक बहुत वरिष्ठ नेता जो विधायक भी हैं वो अभी भी उसी आरोप में अंदर, मतलब अभी भी जेल के अंदर हैं। ये क्या कहना है? और दूसरा, क्या लग रहा है कि बिट्टू जो है राजनीति में आना चाहिए बिट्टू को ऐसी स्थिति में? राजनीति सबके लिए खुला है, किसी के लिए प्रतिबंध नहीं रहता राजनीति में आने का। आपको मौके मिल सकते हैं कि आप किसी परिवार से जुड़े हुए हो, किसी व्यक्ति से जुड़े हुए हो, उनके पुत्र हो, पुत्री हो, रिश्ते में हो, आपको मौका मिल सकता है। बाकी आपको जगह लोगों के बीच में अपनी सोच स्वीकारोक्ता के आधार पे बनानी होती है। तो सबके लिए जगह खुली है, तो बिट्टू के लिए भी वो जगह, अवसर रहते हैं। अभी तक लगता नहीं था कि वो बहुत सक्रिय होना चाहते हैं, लेकिन अब बातें आ रही हैं। पहले वो भूपेश जी का काम देखते थे, कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरा देखते थे, बाकी प्रबंधन करते थे, बिजनेस में ज्यादा रुचि ले रहे थे। स्वीकार करेगी क्या जनता? ये तो समय बताता है। लखमा जी अभी भी अंदर हैं। जी, लखमा जी और ऐसे बहुत लोग जिनके संदर्भ में कानून के प्रावधानों का दुरुपयोग करके, आपका इनकम टैक्स का भी मामला है तो वो भी पीएमएलए के अंदर आ जा रहा है, आपका कोई दूसरा मामला है उसको भी पीएमएलए के अंदर ले लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पीएमएलए में ये प्रावधान, ड्रग ट्रैफिकिंग, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ड्रग ट्रैफिकिंग को नियंत्रित करने के लिए जो कानून बनाया गया था, उसको आप हर छोटे बड़े आर्थिक अपराध से आप जोड़ दे रहे हो। ये कानून किसके लिए बना था? ब्राउन शुगर, ड्रग्स, उस स्तर के ड्रग्स के आयात निर्यात और इसके डिस्ट्रीब्यूशन को रोकने के लिए ये कानून कड़ा ऐसा लाया गया था कि इसमें गुंजाइश नहीं दी जाएगी। उसको आप हर चीज में ले आ रहे हो, और स्पष्ट तौर पे 2014 के बाद में दिख रहा है कि इसका राजनीतिक दुरुपयोग बढ़ता चला जा रहा है। या तो दबा के, डरा के आप लोगों को अपने साथ जोड़ ले रहे हो, जो नहीं जुड़ रहे हैं वो बंदी होने की स्थिति में चले जा रहे हैं। 2 मुख्यमंत्रियों को हमने देखा, मुख्यमंत्री रहते हुए उनको बंदी बना लिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, दिल्ली के मंत्री, हमारे विधायक कवासी लखमा जी, हमारे विधायक देवेंद्र यादव, अन्य प्रकरणों में, लेकिन आपने बंदी बना लिया। किया आपने कि जांच कर रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं, और जांच के दरमियान आपने उनको बंदी बना लिया। दोष सिद्ध नहीं हुआ है, आपने सजा दे दी, आपने जेल भेज दिया तो सजा दे दी। जेल ही तो सजा है, या तो आर्थिक है या बंदी बनाना है। और बाद में स्थितियां क्या बनती हैं कि आपको निर्दोष पाया गया, छोड़ दिया गया। इसीलिए कानून में वो सिद्धांत है, बुनियादी सिद्धांत है कि हर व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक दोष सिद्ध ना हो जाए, और जब दोष सिद्ध हो जाए तो आप बंद करो, कार्रवाई 100% करो। कोई व्यक्ति, देश का कोई नागरिक कार्रवाई से ऊपर नहीं हो सकता, चाहे वो भूमिहीन हमारा नागरिक हो, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो। जो भी उनके प्रोटेक्शंस हैं अपने जगह हैं, कानून में, संविधान में जो प्रावधान है अपने जगह हैं, लेकिन उसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जांच के दायरे के ऊपर नहीं हो सकता, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हों या प्रिंसिपल सेक्रेटरी हों या बड़े से बड़े अधिकारी हों। किंतु सजा कब मिलनी चाहिए? दोष सिद्ध होने के बाद। तो ये थे टीएस सिंहदेव जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और उनका कहना है कि नक्सलवाद को लेकर जो स्थिति में भाजपा और केंद्र सरकार पहुंची है, उसकी जो बीज पूर्व की जो केंद्र और राज्य की सरकार दोनों ने मिलकर प्रयास किया। कुल मिलाकर उन्होंने ये कहा कि जो बीज बोने का काम दोनों की, केंद्र और भाजपा की, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने किया, और अब फसल काटने का समय आ चुका है। तो ये इस तरह का दावा कर रहा है। हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें, और मुझे और मेरे कैमरामैन रमा शंकर को दे इजाज़त। नमस्कार।